नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा आज है। मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में सीएम योगी जनसभा करेंगे। जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी लेंगे, तो कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो आज तूफानी दौरा रहने वाला है प्रदेश के मुखिया का, चूंकि निकाय चुनाव है और इसे लेकर चुनाव की जो कमान है बीजेपी की खुद प्रदेश के मुखिया ने संभाली है और इसी के चलते लगातार तूफानी दौरा, कई अन्य कार्यक्रमों में भी शिरकत होंगे। लेकिन मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर और वाराणसी और गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। इस दौरान तमाम जिलों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और निकाय चुनाव से संबंधित जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तमाम अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, किस तरह से चुनाव में जीत हासिल करनी है, जनता के बीच जाना है, अपने कामों को लेकर कहीं ना कहीं जीत का मंत्र देते हुए प्रदेश के मुखिया नजर आने वाले हैं। तो 4 मई को निकाय चुनाव के पहले फेज की वोटिंग है और उससे पहले जनसभाएं करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, तो तमाम मंत्री हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, लगातार तूफानी दौरे पर हैं और एक के बाद अलग अलग जिलों से तमाम मंत्री और पदाधिकारी अलग अलग जिलों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर में जाएंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सुबह 11 बजे रामलीला मैदान मुरादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:25 पर जीआईसी प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दोपहर 2:35 पर बीआरपी कॉलेज जौनपुर में जनसभा करेंगे सीएम योगी। 4 बजे मिनी स्टेडियम शिवपुर वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। देवरिया के राजकीय इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। हरेंद्र दुबे हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, देवेंद्र खरे हमारे साथ जौनपुर से जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं और क्या तैयारियां इस वक्त दोनों ही जिलों में हो रही है, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, चूंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार तूफानी दौरे पर है और जौनपुर भी इस दौरान जाने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां वहां पर और क्या कुछ मिनट टू मिनट कार्यक्रम रहेगा? आपको बता दें कि 2:35 पर इसी ग्राउंड पर देखिए आपको मंच कर चुका है। इसी मंच से 3 नगर पालिका और 9 नगर पंचायत अध्यक्ष लड़ रहे हैं। उनके लिए चुनाव जीतने के लिए मंत्र देंगे यहाँ पर कार्यकर्ताओं को। और यहाँ के जो कार्यकर्ता है, क्योंकि ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पर 20 साल से बसपा का कब्जा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी जगह को चुना है ताकि जो 20 साल से बसपा कब्जा है अब की यहाँ पर भाजपा का कमल खिल सके। इसको लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। 2:30 बजे यहाँ पर मुख्यमंत्री इसी ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि उनको देखते हुए लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर जगह पुलिस तैनात है और पूरी तरह मंच सजाया है। सिर्फ मात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इंतजार हो रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि 20 साल से बसपा का कब्जा है। उस किले को भेजने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर कमर कसेंगे सभी कार्यकर्ताओं को और सभी मतदाताओं को अपील करेंगे कि इस बार यहाँ से भाजपा कमल खिला सके। जी बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए इसी किले को भेजने के लिए खुद प्रदेश के मुखिया जौनपुर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही देवेंद्र, अगर तस्वीरें दिखा सके आप, क्योंकि तस्वीरें इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तमाम तैयारियां की जा रही हैं, मंच सज चुका है और इंतजार सिर्फ सीएम योगी आदित्यनाथ का है। एक बार तस्वीरें अगर आप दिखा सके देवेंद्र। जी आपको बता दें कि देखिए हमारे ठीक मंच पीछे से किस तरह से यहाँ पर मंच पूरी तरह सज चुका है और यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ तैयारी, क्योंकि अब से कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स किसी भी तरह की चूक न हो, इसको लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। क्योंकि जिस तरह से इलाहाबाद में कांड अतीक और अशरफ के साथ हुआ था, कहीं वह
यहाँ पर न चूक हो जाए, इसको लेकर यहाँ पर जी। मुस्तैद है कि किसी तरह की चूक यहाँ पर। बिल्कुल देवेंद्र, और आपके पीछे की तस्वीरें बयां कर रही है कि बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद भी है। और देखिए, जनसभा के लिए ये पूरा प्रांगण तैयार है। आपके पास लौटूंगी और तमाम तस्वीरें देखूंगी, लेकिन उससे पहले गोरखपुर से हमारे साथ हरेंद्र दुबे भी जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, चूंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ दौरा होगा और इस दौरान गोरखपुर में भी मौजूद होंगे, जनसभा को संबोधित भी करेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम गोरखपुर का रहने वाला है उनका? देखिए, गोरखपुर के टाउन हॉल पर उनका कार्यक्रम लगा है और खास तौर से कई वार्डों में भी कार्यक्रम लगा है जी। और कार्यक्रम के बाद भी गोरखनाथ मंदिर में जब रात्रि विश्राम के लिए जाएंगे तो 7 बजे कार्यकर्ताओं के साथ, जिले के पदाधिकारियों के साथ, क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करते नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी भी तरह की कोताही भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बरतना नहीं चाहती है। वह चाहती है कि इस चुनाव में भारी से भारी मतों में भारतीय जनता पार्टी का पार्षद प्रत्याशी, चेयरमैन का प्रत्याशी और महापौर का प्रत्याशी जीत करके परचम लहरा है। इसीलिए तो उन्होंने नारा दिया क्लीन स्वीप का। क्लीन स्वीप करके एक 2024 के लिए संदेश देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, ताकि ये संदेश जाए। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि ताबड़तोड़ की इस तरह से जनसभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े सांसद, विधायक, नेता, मंत्री सभी लोग कमान संभाल लिए हैं। लेकिन देखने की बात तब होगी कि भारतीय जनता पार्टी कितना फतह करती है, ये तो 13 के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पूरी जी जान से भारतीय जनता पार्टी लगी है। और वहीं गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर की जनता भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे को देख करके मतदान करेगी, न कि भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा यहाँ के जनता के बीच में रहते हैं और इनकी समस्याओं को सुनने का काम करते हैं। तो गोरखपुर की बात अलग की जाए, क्योंकि गोरखपुर में बीजेपी का कमल का फूल खिलेगा और इसका दावा यहाँ की जनता करती है। बिल्कुल हरेंद्र, और लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक जनसभाओं को संबोधित करेंगे, कहीं ना कहीं हरेंद्र देखिए गोरखपुर की जनता भी बेहद उत्साहित है। और आपने जैसे कहा कि प्रत्याशी से ज़्यादा सीएम का चेहरा महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं ना कहीं उसी चेहरे पर ये वोटिंग होते हुए भी नजर आएगी। इसके साथ ही देखिए पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे हरेंद्र, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देते हुए नजर आएंगे? देखिए, जीत का मंत्र तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले दे दी थी। आज जो पदाधिकारियों के साथ बैठक है, क्योंकि देवरिया और गोरखपुर सहित कई जिलों में जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहते हुए बगावत के सुर जिन्होंने अलापा है और जिन्होंने अलग होकर के निर्दल पर्चा भरने का काम किया है, उन मुद्दों पर बात होगी और उन लोगों को लेकर के संगठनात्मक बैठक होगी और संगठन के लोगों के साथ बात की जाए कि उनको जो निष्कासित किया गया है और कितने लोग बचे हैं और कहां बागी तेवर दिखा रहे हैं। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कहीं न कहीं जो बगावत के सुर थे, अब बगावत के सुर छट गए हैं और सभी लोग एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिताने की मुहिम में लग गए हैं। वही है, खासतौर से पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उस बारे में फीडबैक लेंगे, जानकारी लेंगे, जहां कमी होगी उसे दूर करने के लिए पदाधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निर्देश करेंगे। ठीक है हरेंद्र और देवेंद्र, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों और जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का तूफानी दौरा रहने वाला है। हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद। तो दौरे के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विजय शंखनाद करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो लगातार एक के बाद एक तूफानी दौरे पर चाहे उप मुख्यमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, तमाम मंत्रियों का दौरा देखने को मिल रहा है। और इस बीच उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का जो पूरा कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 11:15 पर बड़ी फील्ड शाहबाद हरदोई में जनसभा संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:20 पर उत्सव गेस्ट हाउस आर्यनगर सीतापुर जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:20 पर सेलिब्रेशन मैरिज हॉल हाटा कुशीनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 5:40 पर गांधी पार्क गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो तमाम ताबड़तोड़ दौरे और इस दौरान निकाय चुनाव को लेकर
प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगते हुए प्रचार करते हुए केपी मौर्य नजर आने वाले हैं। तो हरदोई, सीतापुर, कुशीनगर और गाजीपुर के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं और इस दौरान तमाम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का फतेहपुर और रायबरेली दौरा है। सुबह करीब 11:15 पर फतेहपुर के काशी कॉम्प्लेक्स विंदनकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:50 पर रायबरेली में जनसभा को संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। इसके साथ ही जनसभा के बाद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। तो रायबरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहने वाले हैं और निकाय चुनाव से संबंधित प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो फतेहपुर और रायबरेली के दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे और इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रत्याशियों को जीत का मंत्र भी देंगे और जनता के बीच जाकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे, प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री नजर आ रहे हैं। असद खान हमारे संवाददाता रायबरेली से जुड़ चुके हैं। असद, चूंकि आज डिप्टी सीएम रायबरेली पहुंच रहे हैं और जनसभा को संबोधित करेंगे, क्या कुछ तैयारियां वहां पर, इसके साथ ही कितने बजे ये पूरा कार्यक्रम रहने वाला है रायबरेली में? असद, ये करीब 1 बजे एक स्थानीय होटल में को संबोधित करेंगे। तत्पश्चात 4 बजे नगर पालिका प्रत्याशी जो बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी से शालिनी कनौजिया, उनके पक्ष में एक रोड शो भी करेंगे और जनता से उनके पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। फिलहाल रायबरेली का ये दौरा उनका एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर हम पीछे विधानसभा चुनाव में जाते हैं तो जिस तरह से विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के जो मुख्य सचेतक हैं मनोज कुमार पांडे ऊंचाहार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और उनको हराने के लिए बीजेपी ने अपनी कसर पूरी जोर से लगा दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो चुनाव जीते, मनोज पांडे चुनाव जीत गए थे। लेकिन रायबरेली नगर पालिका चुनाव में जिस तरह से वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पारस नाथ का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से डिबेट देने की कोशिश में रायबरेली में लगातार दिग्गजों का दौरा लग रहा है और कहीं ना कहीं शालिनी कनौजिया हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए रायबरेली की तो तकरीबन 3 से 3.5 लाख वोट हैं और 40% पे जो मुस्लिम और ब्राह्मण जो वोट का फैसला करेंगे। लेकिन अगर रायबरेली की बात मानी जाए तो यहाँ से रायबरेली से त्रिकोणीय मुकाबला निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि जो पूर्व चेयरमैन थे अध्यक्ष पद के, जो नगर पालिका अध्यक्ष के पूर्व चेयरमैन थे, वो इस समय कांग्रेस के दामन में है और कहीं ना कहीं से मुस्लिम वोटों को उनके पक्ष में लाने की कोशिश करेंगे मोहम्मद इलियास उर्फ मन्नी। वहीं मनोज पांडे ने भी अपनी पूरी दमखम लगा दी है अपने प्रत्याशी के लिए और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जो नेता है उनका दौरा लगातार लग रहा है, तो ये दौरा जो ब्रजेश पाठक का है ये एक महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, जहां वो जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनके साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम करेंगे और कहीं ना कहीं से जीत का मंत्र देने का जरूर काम करेंगे। फिलहाल अब देखना ये होगा कि 4 तारीख को जो मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी की कड़ी मेहनत के बाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता है या नहीं, ये तो 13 तारीख ही का समय ही तय करेगा जब पिटारा खुलेगा। फिलहाल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर मेहनत कर रही तो कहीं ना कहीं से जो प्रत्याशी हैं शालिनी कनौजिया उनके पक्ष में माहौल बनता जरूर दिख रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए असद। तो फतेहपुर और रायबरेली के दौरे पर रहने वाले हैं ब्रजेश पाठक और इस दौरान जीत का मंत्र प्रत्याशियों को देंगे। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को मिला किसानों का साथ। 2 मई को राकेश टिकैत भी धरने में होंगे शामिल। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि संगठन ने खिलाड़ियों से मुलाकात किया और इसका ऐलान किया। जंतर मंतर पर लगातार 8 दिनों ने जारी किए पहलवानों का धरना लगातार जारी है। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही है।
तो 2 मई को राकेश टिकैत भी धरने में शामिल होंगे। खबर मिर्जापुर से, जहां पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में बम की सूचना निकली। फर्जी सघन तलाशी के बाद ट्रेन को किया गया रवाना। एहतियातन एटीएस वाराणसी टीम चुनार बुलाई गई तो 4 घंटे से ज्यादा खड़ी रही। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस पुरी से दिल्ली जा रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, और इस दौरान बम की सूचना मिली, जिसके बाद सघन तलाशी की गई। हालांकि तलाशी के दौरान इस तरह की कोई भी जानकारी जो दी गई थी वो गलत साबित हुई और इस ट्रेन को रवाना किया गया। पुरी से दिल्ली जा रही थी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। खबर मैनपुरी से है, जहां नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं में मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों की शिकायत है कि सैकड़ों लोग रास्ते की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। आपको बताते चले कि नगर पंचायत वेबर के रामनगर वार्ड संख्या 8 में निकलने के लिए रास्ता ना होने के कारण यहां के रहने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते इस बार स्थानीय लोगों ने एकजुट होते हुए चुनाव का बहिष्कार किया है। स्थानीय लोगों का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार चेयरमैन से लेकर डीएम तक से मार्ग बनवाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। रास्ते का बहुत दिक्कत है, रास्ता है नहीं यहाँ जी। और हम डीएम साहब के पास गए थे रास्ता के लिए, तो 2 साल पहले गए थे, तो डीएम साहब ने आदेश किया था, बोला योग दे देना चेयरमैन को, आदेश आया था, फिर हमें बुलाया गया था जी। हम गए थे तो बोला फौजी क्या होगा, मैंने देखो भाई रास्ता निकालो किसी तरीके से। तो इसने चेयरमैन ने ये कुछ नहीं किया। ये वहाँ से भी पूछा गया, 1-2 बार फोन आया मेरे पास डीएम ऑफिस से, मैंने बोला कुछ हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। हमारे रास्ते का बहुत दिक्कत है, रास्ता है। हमारी मांग ये है कि हमें रास्ता चाहिए, बोर्ड मिलेगा। रास्ता नहीं तो बोर्ड नहीं है। बरसात में हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, 10-10 एक महीना हो जाता है। जब बरसात होती है पानी भर जाता है, हाँ। बच्चे हमारे कमर से इतना डूब जाते हैं वहाँ पे, इसलिए स्कूल नहीं जाते। अच्छा, 8 साल हो गए नगर पंचायत अध्यक्ष भाटिया साहब को हुए, और हमने कई बार शिकायत करके गए, उनसे कहा कि हमें वही रास्ता चाहिए, इन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। समलैंगिक विवाह का हिंदूवादी संगठनों ने विरोध जताया है। इस दौरान अचलताल का विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले तमाम हिंदूवादी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम अपर नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन के दौरान हिंदूवादी संगठनों ने समलैंगिकता के विरोध में ज्ञापन देते हुए कहा कि समलैंगिक विवाह हमारी संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ है, लिहाजा हमने इसके विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है और हम समलैंगिक विवाह का तरह से विरोध करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया है, और ये ज्ञापन इसके लिए था कि सुप्रीम कोर्ट में एक विषय चल रहा है समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के विषय में। देखिए, हम लोग भारत में जन्मे हैं, भारत एक आस्थावान देश है, हमारे सारे कर्म जीवन के वो आस्था से ही संचालित होते हैं। हमारे यहाँ 16 संस्कारों की मान्यता है और उसमें विवाह को एक संस्कार माना गया है, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। आज विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर के द्वारा और उसके साथ साथ शहर में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों के द्वारा आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ये ज्ञापन दिया गया है, जो समलैंगिकी विषय के ऊपर है। जैसा कि आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है, समलैंगिकी विवाह को वैध किया जाए अथवा नहीं। हम सब लोगों की ये मांग है, सारे सामाजिक संगठनों के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद हरिगढ़ महानगर ये मांग करता है, महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से बात पहुंचे कि इस विषय को वैध करार ना दिया जाए। जी, मुख्य रूप से यहाँ विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल ने इस काम को किया है, और यहाँ हम सभी सामाजिक संस्थाओं को अपने साथ लिया है, क्योंकि ये सभी समाज के लोग इसमें शामिल होंगे, तभी इस काम को करने में हम लोग सफल होंगे। ये समलैंगिक विवाह जो कि हमारे बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और उनको अपना आदर्श मान रहे हैं, इस प्रकार की कोई पद्धति हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारत में, संस्कृति में रही ही नहीं है। इससे बच्चे, सच्चाई तो ये है कि गलत दिशा में भटक रहे हैं और लाखों फॉलोअर्स भी बनते जा रहे हैं। इनके यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारी मोटी कमाई भी कर रहे हैं।
खबर बिजनौर से है, जहां पर शिवाला कला क्षेत्र में एक युवक की हत्या करके शव को रतनगढ़ चौकी के पास सड़क किनारे फेंकने का मामला सामने आया। मामले के संज्ञान में आते ही पुलिस हत्या के आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपियों को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने मृतक से 2.5 लाख रुपए ब्याज पर ले रखे थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। लगभग 7:30 बजे थाना शिवाला कला को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव रतनगढ़ शादीपुर मिलक रोड पर झाड़ी के बीच में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना शिवाला कला कोर्ट की पुलिस मौके पर पहुंची। क्षेत्राधिकारी चांदपुर और मेरे द्वारा भी घटना का तत्काल निरीक्षण किया गया। मृतक की पहचान ध्यान सिंह सनाब छोटे सिंह निवासी आजमगढ़ और रतनगढ़ थाना शिवाला कला के रूप में हुई। मृतक के भाई अशोक कुमार की तहरीर पर थाना शिवाला कला पर हत्या एवं अन्य सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज करके इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। राजधानी में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। ऐसे में सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही है। इस बार 37 सीटें महिला के लिए रिजर्व हैं। सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिया है। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 महिलाओं को टिकट दिए हैं। वहीं घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी लखनऊ में मेयर सीट पर लगातार दूसरी बार महिला आरक्षित है। सामान्य तौर पर घर परिवार की तरफ से रहने वाली महिलाएं भी एक बार फिर चुनावी रण में कौशल का परिचय दे रही हैं। इस बार 37 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। खास बात यह है कि सभी अहम दलों ने करीब इतनी ही महिलाओं को टिकट दिए हैं। महिलाओं को टिकट देने में कांग्रेस सबसे आगे है। 84 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली कांग्रेस ने 39 टिकट सिर्फ महिलाओं को दिए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भले ही 110 वार्डों वाले नगर निगम में 71 प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन इनमें भी 28 महिलाएं हैं। मेयर के साथ ही पार्षद पद तक के लिए बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी होने से सभी दलों के महिला संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। इनसे जुड़ी महिलाएं परिवार की जिम्मेदारी के लिए ही दलों से मिली जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं। घर घर जाकर प्रचार के साथ ही जीत तय करने की रणनीति बनाने में भी महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बीते 2017 के निकाय चुनाव को देखते हुए इस बार फिर से 38 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। यानी कि साफ है कि पिछले बार की अगर बात करते हैं तो वहां भी 38 महिला उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। इस बार फिर से 38 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे गए। यानी कि साफ है कि संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल को पूरी तरीके से गिराने को लेकर के लगभग 38 से 35 महिला बूथ को प्रचार प्रसार में लगाया गया है। ऐसे में यह भी बताया जा रहा है पिंक बूथ, महिला सुरक्षा, कई ऐसे अहम दावे को लेकर के इस बार मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही साथ में इस बार की जो महिला प्रत्याशी हैं सुषमा खंडवाल, उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। बीजेपी ने इस बार बीते चुनाव के मुकाबले महिला प्रत्याशियों को मैदान में ज्यादा उतारा है। 2017 में 38 महिलाएं मैदान में थीं। वहीं पार्टी प्रत्याशी की जीत तय करने को लेकर मोर्चा के पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ता तक सरकार के कामों को गिना रहे हैं। संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए कामों को याद दिलाया जा रहा है। मंगल दिवस से लेकर महिला सदन तक की उपलब्धियों के आधार पर पार्टी प्रत्याशी को जीतने की अपील कर रही हैं। इसके साथ ही महिला बाजार बनाने, पिंक बूथ और टॉयलेट के निर्माण की सुरक्षा और सुविधा बढ़ाने के वादे भी किए जा रहे हैं। सभी वार्डों में 30 से 40 महिलाएं समूह प्रचार की कमान संभाले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी नगर निगम के चुनाव को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाने वाली है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से महिला विंग को सक्रिय किया गया है। और इस बार के 2017 के परिणाम की अगर बात करें तो उससे 2017 के परिणाम के बाद भी इस बार महिला विंग को सबसे ज्यादा एक्टिव किया गया। यानी कि महिला के मुद्दों को लेकर के इस बार समाजवादी पार्टी मैदान में उतर रही है। ऐसे में हर वार्ड को लेकर के लगातार जिस तरीके से अभियान समाजवादी पार्टी चला रही है, उसी कड़ी को लेकर के फिर से इस 2023 के निकाय चुनाव में भी सक्रिय दिख रही है। ऐसे में चाहे 10-90 का मामला हो या फिर महिला सुरक्षा के मामले हो, इन सारे मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी मैदान में उतरना चाहती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी महिला सभा को मोर्चा पर उतारा है। हालांकि अभी पूरी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो चुका है। ऐसे में सभी वार्डों में 3 से 4 महिलाओं का समूह प्रचार में जुटा है। घर घर जाकर वोट मांगने के साथ ही बीजेपी सरकार की खामियों को गिनाया जा रहा है। महिला सुरक्षा का बड़ा मुद्दा बनाते हुए अखिलेश सरकार ने 1090 जैसी योजना के आधार पर समर्थन मांग रहे हैं।
इसके साथ ही महंगाई को भी मुद्दा बनाया जा रहा है। 2017 के निकाय चुनाव के बाद बसपा इस बार फिर से महंगाई के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है। बसपा साफ तौर पे महंगाई के मुद्दे को लेकर के जन जन जा करके घर घर जा करके प्रचार प्रसार। तो बसपा में महिला विंग नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाओं को अधिक टिकट दिया गया है। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से महिला मुद्दा हो या पुरानी योजनाएं हो जो बसपा सरकार में चलती आई हैं, उन योजनाओं पर इस बार जो है बसपा चुनाव लड़ने का वादा कर रही है। यानी आने वाले चुनाव को लेकर के भी बसपा की रणनीति साफ होती नजर आ रही हैं। वहीं अगर बसपा की बात करें तो पार्टी में कोई भी महिला विंग नहीं है, लेकिन टिकट महिलाओं को खुद दिए गए हैं। हर वार्ड में प्रत्याशियों ने प्रचार के लिए महिलाओं के समूह बनाए हैं। मायावती के शासनकाल में हुए विकास कार्यों के अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पार्टी की मजबूती बताते हुए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर जनसंपर्क के दौरान महंगाई समेत अन्य मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बसपा की सरकार में महिलाओं की लागू योजनाओं को गिनाया जा रहा है। चुनाव जीतने के बाद मलिन बस्तियों में महिलाओं के लिए अलग टॉयलेट बनाने वाली सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और विकास कार्यों को रफ्तार देने का वादा किया जा रहा है। इसके साथ ही दलित बस्तियों के विकास की बात भी की जा रही है। इस बार के निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी भी बड़ी सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में साफ तौर पे महिला विंग के साथ साथ डोर टू डोर प्रचार प्रसार करना, इसके साथ साथ संयुक्ता भाटिया के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को भी गिना रही हैं। ऐसे में अपने प्रत्याशियों को साफ तौर पे डोर टू डोर कैंपेन करने का, इसके साथ ही साथ में जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनको उजागर करने की बात कहती नजर आ रही है। इसके साथ साथ पिंक टॉयलेट हो या पिंक बूथ हो, इन बूथों पर अगर सरकार या मेयर बनती है तो उस पर हम काम करते नजर आएंगे। ऐसा भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। महिला विंग की पदाधिकारी युवा कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। महिला सुरक्षा के मुद्दे के साथ साथ जगह जगह पिंक टॉयलेट, पिंक बूथ की मौजूदा हालत के लिए जिम्मेदारों को भ्रष्टाचार का जिम्मेदार बताया जा रहा है। साथ ही पार्टी मतदाताओं को भरोसा दिला रही है कि प्रत्याशी के जीतने पर सड़कों और बाजारों को सीसीटीवी कैमरे लाइट से लैस कराया जाएगा। महिलाओं को सुविधा के लिए जगह जगह टॉयलेट बनाने के भी वादे किए जा रहे हैं। और पार्टियों के मुकाबले अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने भी सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए हैं। यानी कि 84 में से 39 महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं जिस तरीके से मैदान पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है और वो पुराने मुद्दों को लेकर के अब गिनाते भी नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ है कि डोर टू डोर जा करके कैंपेनिंग करना, इसके साथ ही साथ में महिलाओं को सुरक्षा की बात करना। साफ तौर पर जिस तरीके से मेयर बनने के बाद से जो दावे हैं, जो अपने उनका मैनिफेस्टो है उस पे साफ तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि महिला सुरक्षा को विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ में महिला पिंक बूथ भी बनाए जाएंगे, इसके साथ टॉयलेट का भी निर्माण कराया जाएगा। इन कई तमाम मुद्दों को लेकर के कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। अब देखना ये होगा कि आखिर किस तरीके से कांग्रेस की चाल चलती है और कांग्रेस विजयी रथ पे तैयार हो पाएगी। कांग्रेस ने बाकी दलों के मुकाबले सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को दिए हैं। पार्टी ने 84 वार्डों में से 39 महिलाओं को टिकट दिए हैं। पार्टी की महिला 10 संगठन चुनाव में सक्रिय हैं। हर महिला प्रत्याशी का अपना अलग समूह भी है जो प्रचार प्रसार की कमान संभाल रहा है। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी अधूरे विकास कार्यों को गिनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में एक बार फिर से जो है जहां लखनऊ की सीट आरक्षित हुई थी, उस आरक्षित सीट को लेकर लगभग 37 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मैदान पे हैं। यानी कि महिलाएं हैं और उसमें महिला में जहां एक तरफ घर का कामकाज संभाल रही तो वहीं इस बार रण में भी दिखाई दे रही हैं। यानी कि साफ है कि इस बार के जो मेयर प्रत्याशी के चुनाव हैं वो महिला आरक्षित सीट पे हैं। इसको लेकर के तमाम पार्टियां जो है बड़ी बड़ी दावेदारी कर रही हैं। ऐसे में पिछले बार से अधिक इस बार जो है महिला प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं, चाहे निकाय के चुनाव में हो या फिर पार्षदी के चुनाव में है। ऐसे में लगातार जो है महिला सड़कों पर भी उतरती नजर आ रही हैं। यानी जहां एक तरफ अपने घर की गृहस्थी संभाल रही है तो दूसरी तरफ आप मैदान में भी देख सकते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार की जो सीट होगी काफी कड़के की लड़ाई की होने वाली है। जिस तरीके से लगातार महिला प्रत्याशी ने अपनी दावेदारी ठोक दी।